बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज रिलायंस के बारे में है और जो कि खड़ा हो चुका है अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब किस चीज में, तो वो है ओटीटी रेगुलेशंस के खिलाफ जो कि रखी गई थी ट्राई के द्वारा। अब ये केस क्या है और ट्राई कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को रेगुलेट करती है। अब ये बॉडी एक प्रपोजल पर काम कर रही है जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा, व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स को टेलीकॉम लाइक रेगुलेशंस के अंडर लाने की बात कर रही है। इस मुद्दे पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी तक स्प्लिट ओपिनियंस आए हैं, जिसमें कि दो मेजर प्लेयर्स रिलायंस और एयरटेल का व्यू पॉइंट देखने को मिला है। और इस वीडियो में हम भारतीय एयरटेल के व्यू पॉइंट पर भी बात करेंगे। अब इस पूरे केस में जियो का स्टैंड बिल्कुल ही अलग है। रिलायंस जियो का कहना है कि ओटीटी सर्विस जैसे मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग एप्स टेलीकॉम इंफ्रा का डायरेक्ट यूज नहीं करती है। ये प्लेटफॉर्म कंटेंट और सर्विस को पब्लिक इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करती है और इन्हें टेलीकॉम रेगुलेशंस के अंडर लाना अनजस्टिफाइड है। और इसके अलावा जियो ये भी आर्ग्यू कर रहा है कि नए रूल से यूजर का फ्री एक्सेस और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अफोर्डेबिलिटी को खत्म कर सकता है, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा और कंपनियों को लॉस भी होगा। और वहीं एयरटेल ट्राई के साथ है। भारतीय एयरटेल का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सिमिलर सर्विस ऑफर करते हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स देते हैं, जैसे वॉइस कॉल और मैसेजिंग, और इसलिए इन्हें भी सेम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एयरटेल का मानना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स और लाइसेंसिंग को फॉलो करना पड़ता है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बिना किसी रेगुलेशंस के काम कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है मार्केट में। और अगर इसके अलावा हम और भी प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री का भी यही कहना है कि ओटीटी सर्विस की वजह से उनके रेवेन्यू पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब दोनों ही कंपनियां अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, जहां एयरटेल फेयर कंपटीशन की डिमांड कर रही है और वहीं रिलायंस जियो अपने जियो सिनेमा को लेकर इस रेगुलेशन का अपोज कर रही है। अब मेरे हिसाब से दोनों कंपनी का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेन रोल गवर्नमेंट का है कि वो कैसे ओटीटीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करती है और कैसे फेयर कंपटीशन को इंश्योर करती है। नेक्स्ट न्यूज रिलायंस के ही बारे में है, जहां उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला से मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। दरअसल रिलायंस ने रिसेंटली कैंपा कोला को रीलॉन्च किया है और जहां उन्होंने अग्रेसिव प्राइसिंग और स्ट्रेटेजिक मूव के जरिए उन्होंने अपने दो मेजर कॉम्पिटिटर कोका कोला और पेप्सिको को चैलेंज कर दिया है। अगर हम कैंपा कोला के अफोर्डेबल प्राइसिंग को देखें तो कैंपा कोला ने अपने प्रोडक्ट्स को 50% चीपर बनाया है। बात करते चले इनके दो सेगमेंट 200 ml और 500 ml बोतल की, तो वो 10 और 20 रुपए में अवेलेबल है मार्केट में, और जो कि बजट फ्रेंडली सेगमेंट के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा कंपनी मेन टारगेट कर रही है टियर 2 और टियर 3 सिटीज को, और जिसमें की मेन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को टारगेट किया जा रहा है। वैसे मेरा आपसे इस चीज पे एक क्वेश्चन है कि टियर 1 सिटीज क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर तो टियर 1 में भी है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज ही क्यों? और ना रिलायंस के पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन की दिक्कत है और ना रिटेल प्रेजेंस की, अब भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज ही क्यों? टियर 1 क्यों नहीं? सोच समझ के जवाब जरूर से दीजिएगा। वैसे इस पे एक पूरी वीडियो भी बन सकती है। पर इसके अलावा बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो उन्होंने भी जवाब दिया है। कोका कोला और पेप्सिको ने अपनी प्राइसिंग और प्रमोशन को रिवर्स कर दिया है। मतलब ये ब्रांड्स अब आपको धड़ल्ले से डिस्काउंट्स और ऑफर्स देती हुई नजर आएगी। अब अगर बात करने चले नेक्स्ट न्यूज की, तो वो है बोट के बारे में, और जो कि हेल्प करने वाला है स्टार्टअप्स को D2C और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसके साथ मिलकर? DPIIT के साथ मिलकर। अब ये है क्या? तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नाम से ही समझ गए होंगे किस चीज के लिए काम करता है। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू। उसके अलावा लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी है, अभी इन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भी इनके साथ पार्टनरशिप की है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो पहले भी हमने बात करी हुई है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करके चले बोर्ड के बारे में, तो इस साल FY24 में उनका लॉस रहा था 79.7 करोड़ का नेट लॉस। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पार्टनरशिप के समुद्र में बोट किसी के लिए गोट बन पाएगा या फिर किसी और शिप में खुद बैठकर निकल जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ओला, जिसकी मैनेजमेंट ने फिर से कुछ साइलेंट में बोला। तो दोस्तों, ओला की कहानी अब सिर्फ ईवी तक लिमिटेड नहीं रही, उससे आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि ओला के 3 मेन एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन कर दिया है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल ने रिजाइन किया, देन चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सोमनील चैटर्जी ने रिजाइन दिया, एंड फिर उसके बाद अब रिसेंटली बाला चंद्रा एन, जो कि उनके चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है।
लुक्स लाइक कि ओला इलेक्ट्रिक का एक्सपेंशन प्लान अब एग्जीक्यूटिव रेजिग्नेशन तक पहुंच गया है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस पर नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे जो कि है टैक्स के बारे में। तो मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी न्यूज है। इंडियन गवर्नमेंट 15 लाख तक जिनकी इनकम है इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स कट की प्लानिंग कर रहा है। ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच अभी काफी डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या कम करना है क्या नहीं, पर अभी तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ऑप्शंस में काफी रिलीफ दी जाएगी। कोशिश यही है, बाकी आपको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है पीएम मोदी के बारे में, और जो कि रिसेंटली मिले हैं चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ से जिनका नाम है अरविंद श्रीनिवास। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये एक इंडियन है, इसलिए ही पीएम मोदी ने इनके साथ बैठकर इंडिया के लिए एआई के एडॉप्शन पर चर्चा की है, जहां पे कुछ इंडिया के लिए प्लान्स की बात करी गई है। जहां पे सीईओ ने शर्वम एआई जैसे इंडियन स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप्स और परप्लेक्सिटी प्रो को स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है उस पर बात की है। उसके अलावा इंडिया के एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ का एलोकेशन की बात हुई है। इसी के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1000 जीपीयूज और एआई एप्स क्रिटिकल सेक्टर में डेवलप करने की भी टारगेट रखा गया है। इसके बारे में बेसिकली बात हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में, और जिस पर इंसॉल्वेंसी का तूफान आ चुका है। कैसे? तो सोचिए एक सक्सेसफुल ईवी कंपनी का बोर्ड सस्पेंड हो जाए और उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। नेगेटिव थॉट आया? ये हुआ है हीरो इलेक्ट्रिक के साथ रियल में। रिसेंटली एनसीएलटी ने मेट्रो टायर्स के 1.85 करोड़ के ड्यू पेमेंट्स की वजह से हीरो इलेक्ट्रिक एसेट्स पर रोक लगा दी है। अब एनसीएलटी क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कॉर्पोरेट्स की डिस्प्यूट्स को संभालता है। अब ये इतना बड़ा पेमेंट ड्यू क्यों हुआ? तो हीरो इलेक्ट्रिक ने क्लेम किया कि उनके टायर्स डिफेक्टिव थे, इसलिए पेमेंट ड्यू है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जब ट्रिब्यूनल में गया तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम 9 महीने के बाद दिखी। उन्होंने 9 महीने तक क्वालिटी कंसर्न्स रेज ही नहीं किए और एंड में फंस गए। अब जो लोग न्यूज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, हमने ये केस 2 वीडियो पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे हीरो इलेक्ट्रिक ने फेमा 2 की सब्सिडी का वॉयलेशन किया है और कैसे उन पर सीरियस फ्रॉड एलिगेशन ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू कर दी है, और कैसे इनके डीलर्स इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने भी केस डाल दिया इन पे। वैसे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देख सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है आरबीआई के बारे में, और जो कि लेके आ चुकी है यूपीआई यूजर्स के लिए एक नया ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट है क्या? तो अगर आप डिजिटल वॉलेट्स या फिर गिफ्ट कार्ड यूज करते हो तो अब आपके लिए एक बड़ा चेंज आने वाला है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि फुल केवाईसी पीपीआईज के यूजर्स अब थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन रिसीव और कर दोनों ही पाएंगे। अब इसमें पीपीआईज क्या है, जिनको समझ नहीं आया, तो वो है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपके गिफ्ट कार्ड्स, मेट्रो कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे। अब पहले ये फंक्शन सिर्फ पीपीआई इशूअर्स के ऐप तक लिमिटेड था, लेकिन अब वॉलेट्स को यूपीआई हैंडल से लिंक करके सीमलेस पेमेंट कर पाएंगे। और ये मूव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया है। लेकिन ये बात याद रखना कि सिर्फ फुल केवाईसी कंप्लेंट यूजर ही इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की, जहां सीसीआई एप्पल के लिए एक रिंग लेके आया है। ये कहानी के पास को जानने से पहले कहानी के रीसेंट को जानते हैं। इंडिया का कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एप्पल के एंटी ट्रस्ट केस को लेकर एक खास कॉन्फिडेंशियलिटी रिंग सेटअप की है, और अब इससे एप्पल को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक का एक्सेस मिलेगा, जो केस की फाइनल हियरिंग से पहले उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। अभी दी हुई रिंग का काम क्या है और ये है क्या? तो ये रिंग का काम है कि कुछ सिलेक्टेड पार्टीज को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का एक्सेस देना, जो कि इस केस से जुड़ी हुई होगी। और इसमें एप्पल के पास मौका है कि वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करे और अपने डिफेंस को प्रिपेयर करे। डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने के बाद एप्पल के पास 4 हफ्तों तक का टाइम होगा, जिसमें वो अपने रिस्पॉन्स को फाइल करेगा। पर ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कहानी की शुरुआत हुई 2021 में, जब सीसीआई ने एप्पल के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। एलिगेशन ये था कि एप्पल ने अपनी मार्केट प्लेस में अपने डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है और डेवलपर्स को फोर्स कर रहा है कि वो इन ऐप पेमेंट सिस्टम का यूज ही करे और किसी का नहीं। और अर्लियर ये भी रिपोर्ट्स में पता चला था कि एप्पल ने कॉम्पिटिशन लॉस को भी वॉयलेट किया है, जो कि हर बड़ी कंपनियां करती हैं। और ये वही ड्रामा अभी भी जारी है, जहाँ पे एप्पल का क्लेम ये था कि सीसीआई ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लीक किया है उनके कॉम्पिटिटर्स को, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहा।
अब एप्पल को अपना डिफेंस प्रूव करना होगा जब सीसीआई के पास उनके अगेंस्ट पूरे एविडेंस होंगे। तो यहाँ पर एप्पल सीसीआई के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये कहानी इनकम्प्लीट है, जैसे ही इस कहानी के पेज भरते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इसके अलावा भी और भी बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्पल अकेला ही नहीं जो सीसीआई के रेडार पर है। इसी के साथ गूगल, मेटा, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अभी रिसेंटली सैमसंग भी, जिसके बारे में हमने शायद कुछ 3 वीडियो पहले भी बात की थी कि कैसे उन्होंने भी सीसीआई के ऊपर यही इल्जाम लगाया है। पर इसके अलावा भी भारी फाइन भी भरे गए हैं कुछ कंपनियों के द्वारा पास में। जैसे गूगल को 2200 करोड़ का फाइन भरना पड़ा था जब एंड्रॉइड और प्ले स्टोर की पॉलिसीज मिसयूज हुई थी। उसके अलावा मेटा ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर 213.1 करोड़ का फाइन दिया था। अब अगर हम ड्राइव करें इन ड्राइव की पार्टनरशिप पर, जो कि उन्होंने कर दी है इंडिया के बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान में, उनकी एक कंपनी क्रावे मार्ट में, जो कि ई कॉमर्स और ग्रोसरी सेक्टर में डील करती है। और अब इन ड्राइव की इस इन्वेस्टमेंट से और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और अभी इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कॉन्फिडेंशियल है, जैसे ही रिलीज होगा आपको पता लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। ये इन्वेस्टिगेशन एक रिसेंटली की गई लिंक्डइन पोस्ट के बारे में है और जिसने सभी का ध्यान खींचा था, जब एक यूजर ने दिखाया कि एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए उबर राइड के फेयर्स अलग अलग है। और जिस पर उबर ने भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि प्राइसेस का फोन की टाइप से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि फैक्टर्स जैसे पिकअप पॉइंट और ड्रॉप ऑफ पॉइंट की वजह से है, उसके अलावा डिस्टेंस की वजह से है। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सीसीपीए को इस केस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया। और ये ही नहीं, मिनिस्टर ने फूड डिलीवरी और टिकटिंग प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग प्रैक्टिस को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन करने का सिग्नल दे दिया है। मतलब 1 से भले 2 और 2 से भले 3। चलिए अब बात करते हैं आखिरी न्यूज के बारे में, जो कि है इंडियन स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में इस साल की, यानी कि 2024 की, जिसमें कि ओवरऑल फंडिंग $12 बिलियन की रही है और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। फंडिंग का लेवल अभी भी 2021 के $42 बिलियन की पीक से काफी नीचे है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 993 डील्स फाइनलाइज हुई है, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। फंडिंग का लेवल 2020 के बराबर है, लेकिन 2021-22 के बूम से कम है अभी भी। अगर हम सेक्टर के इनसाइट्स को देखें तो फिनटेक ने $2.5 बिलियन रेज किए हैं और जिसमें कि अभी भी 17% का डिक्लाइन फेस करने को मिला है। एंटरप्राइज टेक और कंज्यूमर सर्विस ने $1.8 बिलियन रेज किए हैं। वहीं ई कॉमर्स फंडिंग ने 42% की गिरावट देखी गई है, जो कि $1.5 बिलियन पर आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम यूनिकॉर्न्स की ग्रोथ देखें तो 6 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं और जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम सीड फंडिंग को भी देखें तो $893 मिलियन रेज हुए हैं, जो कि 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और इसी में एक इंटरेस्टिंगली हम सिटी के कंपैरिजन को देखें तो मुंबई नंबर 1 पे रहा है 3.67 बिलियन के साथ। वहीं बेंगलोर सेकंड नंबर पे रहा है। लेकिन मुंबई के आगे होने का कारण है जेप्टो, जहां पर 1.3 बिलियन रेज किए गए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। इंटरनेशनल न्यूज की वीडियो कल आएगी, तो उसे भी ध्यान से जरूर देखना। धन्यवाद।